नमस्कार, पहला आप प्रणाम, जय पहाड़, जय पहाड़ी। पहले तो सर्वप्रथम आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और मैं इस नव वर्ष की शुरुआत कुछ Subscribe. बीते हुए वर्ष से करना चाहता हूं। जैसे कि आप सभी को पता है कि बीता वर्ष 2025, तो कुछ आपके अधूरे सपने रह गए होंगे जिसको आप एक नई और उज्जवल शुरुआत के साथ शुरू करना चाहते होंगे। ठीक है, शुरू करने से पहले आप सभी को कुछ कविता की पंक्तियों से स्मरण करवाना चाहता हूं जो आपका 2025 रहा है। तो वो कविता कुछ इस प्रकार से है। छिपकर अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मारा करता। सपना क्या है नयन सैज पर सोया हुआ आंखों का पानी, और टूटा है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मारा करता। तो कुछ इन्हीं पंक्तियों की शुरुआत आज के इस नववर्ष पर। ये जो कविता है ये गोपाल दास नीरज की है। कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से आपका ये 2025 रहा गुजरा होगा, कुछ अधूरे सपने रह गए होंगे इस वर्ष में, और जिनको आप 2026 में लेके जाना चाहते हो। तो वो कहते हैं कि आप निराश ना होइए, आप उदास ना होइए, आप हताश ना होइए कि कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मारा करता है। और मैं आपको 2026 की इस नई पहल को शुरू करने से पहले ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ तारीखें बदलने से हमारा जीवन नहीं बदलेगा। हमें अपने आंतरिक भाव या फिर मन को इतना दृढ़ बनाना होगा, मन में एक संकल्प लेना होगा कि हम इसकी शुरुआत कुछ नई तौर से हो, कुछ नए संकल्प, कुछ नई लक्ष्य और कुछ नई आदतों के साथ हम इस वर्ष की शुरुआत करें। मैं कोशिश करूंगा कि आपको किसी अच्छे स्थान पर आज लेके जाया जाए। और ठीक है, तो अगर आपको हमारे वीडियो अच्छी लगती हो तो आपको लाइक कमेंट शेयर जरूर करना है। और लोगों अब हम आपको ऐसे व्यक्तित्व से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने हाल ही में ही एक एंटरप्रेन्योर की भूमिका से आगे बढ़े थे। और अब हम आपको मिलाने जा रहे हैं शिक्षा कोचिंग संस्थान के संस्थापक से। और ये अपना आपको थोड़ा सा परिचय देंगे, फिर हम वार्ता को कुछ आगे बढ़ाएंगे इस नववर्ष पर, और कुछ इनसे सीखेंगे, कुछ अपना अनुभव शेयर करेंगे और कुछ ये अपने अनुभव शेयर करेंगे इस नववर्ष पर। तो आप अपना परिचय दीजिए। मैं नवनीत कुमार, और मैं विगत आपके 3-4 सालों से लगभग कंप्यूटर सेंटर में पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं ग्लोबल इंस्टीट्यूट है आपका उत्तरकाशी में, वहाँ पे 3 साल कंप्यूटर पढ़ा चुका हूँ। मेन फील्ड मेरा जो स्कूल में था, स्कूल में मैंने पीसीबी चूज़ किया था, बट ये था कि इंटरेस्ट उतना कुछ खास था नहीं उस फील्ड में। क्योंकि आपको जैसे पता होगा कि आर्ट्स और जो साइंस वालों के मेन यही है कि जो साइंस लेगा वो थोड़ा उसको बेटर माना जाता है, जो आर्ट लेता है थोड़ा उसको समझा जाता है कि वो बुद्धू है, उसको कुछ नहीं आता है। तो साइंस लिया हमने, कुछ उतना खास इंटरेस्ट नहीं था, पास हो गए थे किसी तरीके से, लक्ष्य ढूंढ रहे थे, फिर भी समझ नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं। तो उसके बाद ग्रेजुएशन के लिए मैं उत्तरकाशी गया, वहाँ पे अपने भाई से मिला जो पहले से रह रहे थे, उनसे वार्तालाप हुई, उनसे जानकारी ली क्या करना चाहिए आगे क्या नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा पहली बात तो ये कि जो इंटरेस्ट लगता है तुम्हें कि हाँ इसमें आगे फील्ड क्या है। मैंने कहा कि मेरा हिस्ट्री वगैरह पॉलिटी वगैरह इन चीज़ों को पढ़ने में काफ़ी ये है, मतलब मुझे अच्छी लगती है सब्जेक्ट जो है। फिर वहाँ पे मैंने ग्रेजुएशन में अपना सब्जेक्ट चेंज किया और आर्ट्स ली वहाँ पे। आर्ट्स में मेरे पास हिस्ट्री, पॉलिटी और इंग्लिश है। उसके साथ साथ में भैया ने मुझे बताया कि हमारे पास एक्सटर्नल स्किल्स भी होनी चाहिए साथ साथ में उसके। तो फिर कंप्यूटर भी उन्होंने मेरा लगवाया, जहाँ मैं कंप्यूटर कर रहा था ग्लोबल इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी का। अभी जो हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बैच स्ट्रेंथ वाला हो, ये सबसे ठीक जो इंस्टीट्यूट है जो अभी चल रहा है वो मात्र आपका ग्लोबल इंस्टीट्यूट है। तो वहाँ पे मैंने लगभग आपका शुरुआत वहीं से की थी। तो वहाँ पे 6-7 महीने 1 साल लगभग मैंने वहाँ पे पढ़ा। उसके बाद वहाँ पे सर ने कहा कि वैकेंसी हमारे पास, अगर आप पढ़ाने के इच्छुक हैं तो आपको 3-4 महीने कुछ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। ट्रेनिंग के बाद आप यहाँ पे परमानेंट हमारे साथ पढ़ा सकते हैं, अगर हमें ठीक लगा तो वहाँ पे था। फिर मैं सोचा भैया से फिर बात की कि क्या करना चाहिए क्या नहीं। बोले कहा कि ज़रूर आप ट्राई करिए, कुछ ना कुछ होना चाहिए अनुभव, क्योंकि उस टाइम पे मैं खाली भी रहता था, रूम था मेरा, घर से दूर रहता था, तो कुछ ना कुछ करना चाह रहा था जीवन में। तो वहीं पे मैंने 3-4 जो महीने हैं उस टाइम पे मैंने अपना वहाँ पे
अध्ययन शुरू किया, मतलब पढ़ाना मैंने वहाँ पे 2-3 साल अपनी सेवाएं दी, वहीं पे मैंने पढ़ाया उन्हीं के साथ मिलकर के। ग्लोबल इंस्टीट्यूट उत्तरकाशी। हाँ, ग्लोबल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज़, ये आपका जो केदार घाट वाला जो मार्ग जाता है आपका, जहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस है, जस्ट वहीं पे है आपका ये। तो वहाँ पे मैंने आपका वहाँ पे पढ़ाया। उसके बाद थोड़े टाइम बाद मुझे दूसरी जगह से अप्रोच किया गया, ITDA कैल का सेंटर आपका उत्तरकाशी में था, तो वहाँ पे भी फिर मैंने 1 साल तक पढ़ाया आपका वहाँ पे ITDA के कोर्सेज होते थे। मेरी जो आपके गवर्नमेंट है, IT डिपार्टमेंट उत्तराखंड खंड है आपका। ITD क्या होता है मतलब? ITDA क्या है, तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट एंड एजेंसी जो आपकी हो गई ITDA, अच्छा। ये हिल्ट्रॉन के अंतर्गत आपकी संचालित होती है। एक संस्था है, लेकिन ये गवर्नमेंट के साथ, आपकी उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ मिलकर काम करती है। इसके तहत आपके अलग अलग जो ग्राम प्रधानों की ट्रेनिंग हो गई या अलग अलग जो ट्रेनिंग्स वगैरह भी आती है, तो ITDA उसको संचालित करती है। तो वहाँ पे हमारा मेन यही था, उस टाइम पे ये था, कहा जा रहा था कि उसको एक ड्रोन रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। ड्रोन रिसर्च सेंटर में काम चल रहा था, तो इसी पर्पज़ के लिए उन्होंने मुझे बोला भी था कि यहाँ पे ड्रोन फैकल्टी की हमें ज़रूरत है, तो आपको फिर अपना वो यहाँ पे करना है। उन्होंने पहले सुना हुआ कहीं से कि पढ़ाते हैं, क्या है क्या नहीं है, तो फिर वहाँ पे मैंने पढ़ाया लगभग 1 साल में। सारा जो कोर्स होता था आपका, IIT जो रुड़की है वहाँ से एफिलेटेड होता था कोर्स, तो उसको हमने वहाँ पे काफ़ी 1 साल तक मैं रहा। उसके बाद फिर मेरा विचार बदला, मैंने सोचा कि अगर मैं इस फील्ड में दूसरों को इतना साथ दे रहा हूँ, तो इसमें इतना एक्सपीरियंस मुझे हो गया कि मैं अपना भी कुछ शुरू कर सकता हूँ। उस चीज़ को फिर मैंने देखा समझे इस सिस्टम काम कैसे करता है, पहले ये एफिलिएशन क्या होता है, फ्रेंचाइजी क्या होती है आपकी, फिर उसके बाद चल के मैंने अपने मार्केटिंग के बारे में रिसर्च किया था कि किस प्रकार से, अगर आप देखो क्या होता है कि जब आप किसी भी संस्थान को शुरू करते हैं या फिर कोई भी, जैसे कि आपको पर्सनली नॉलेज तो होता है उस चीज़ का कि आप ट्राई कर लेते हो उस चीज़ को, लेकिन आपको साथ साथ में उस चीज़ को जब आप किसी बड़े स्तर पर करते हैं तो उसके लिए काफ़ी रिसर्च होती है। आप मार्केटिंग के नए फील्ड में होते हैं, आपको रिसर्च करना पड़ता है, साइकोलॉजी हो चाहे आप फिलॉसफी समझने की कोशिश करते हैं कि मार्केट की साइकोलॉजी और फिलॉसफी कुछ अलग ही होती है। उसकी आइडियोलॉजी में बात करूँ तो कुछ अलग है। आप कुछ नया शुरू कर रहे हैं, आपको ज्ञान है, अच्छी बात है, लेकिन मार्केट पर क्या चल रहा है, क्या डिमांड सप्लाई है, उस चीज़ को भी लेके आपको आगे बढ़ना होता है कि आप किस प्रकार से उद्यमी। बहुत ही एक रिस्क का काम है उद्यमी बनना, एक एंटरप्रेन्योर बनना, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा लोग इस फील्ड को इसलिए चूज़ भी नहीं करते हैं क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। और जो मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, वो हमेशा कंफर्टेबल को या फिर सिक्योर की तरफ ज़्यादा अग्रसर हुए हैं, चाहे वो सरकारी नौकरी को लेकर हो, चाहे किसी फैमिली मैटर को लेकर हो, हमेशा वो सिक्योरिटी की तरफ ज़्यादा अग्रसर होगा। लेकिन एंटरप्रेन्योर ऐसी चीज़ में कहूँ या फिर ऐसी विचार रिस्क ज़्यादा लेता है, क्यों उसमें फेलियर के चांसेस आपके 90% तक रहते हैं, और इसीलिए उस फील्ड को कोई चूज़ नहीं करना चाहता है। तो लेकिन आपने ये सब रिसर्च करके ही इस फील्ड में आए होंगे आप, तो फिर आपने क्या सोच के शुरू किया था? सबसे पहले तो मैंने ये सोचा, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था पहली बार कंप्यूटर, या फिर यहाँ पे ढूंढा था जब 10th में था मैं, चिन्यालीसौड़ में यहीं पढ़ता था का शिक्षा संस्थान है। यहाँ पर ये कोचिंग वगैरह या फिर कंप्यूटर के तमाम जो जितने भी कोर्सेज होते हैं, ये यहाँ पर आपको उपलब्ध हो जाएंगे। चिन्यालीसौड़ विद्या मंदिर की जो गली है उसके जस्ट ऊपर हल्की सी चढ़ाई है, और रमोला भवन है ना, यहाँ पे रमोला जी का घर है, और यहीं पर ये अपना इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो क्या शुरुआत किस तरीके से, क्या थॉट प्रोसेस आया था माइंड में कि यही था कि क्योंकि आपको वहाँ पर कंफर्टेबल था, कुछ धन भी अर्जित हो ही रहा था, और कंफर्टेबल तरीके से धन अर्जित होता है। शिक्षा के क्षेत्र में बात करूँ तो उतना एफर्ट्स नहीं लगाना, टाइम से छुट्टी होती है सब। तो आपने चुनौतियों को क्यों चूज़ किया? मेन तो कारण ये था कि जिस जगह में मैं था, तो जब मैंने खुद रिसर्च किया, जब मुझे कंप्यूटर करना था या पढ़ना थी, चीज़ें नॉलेज लेना था, तो मैंने देखा यहाँ पर कंप्यूटर सेंटर का एक तो अभाव था, दूसरा जो सेंटर थे वो इस तरीके से इतना अच्छा कुछ डेटा नहीं दे रहे थे, इतने अच्छे से पढ़ा नहीं रहे, चीज़ों को नहीं कर रहे थे जिससे मतलब बच्चे उनकी तरफ जाए उतने ज़्यादा। तो जो बच्चे करते भी थे कंप्यूटर, कुछ टाइम करके 1 आध महीने बाद उनको सिर्फ टाइपिंग वगैरह बताई जाती कि आप टाइपिंग कीजिए, बैठिए, हो गया। उसके अलावा कुछ ज़्यादा नहीं करवाते थे, क्योंकि मैंने खुद फेस किया था इस प्रॉब्लम को कि हम जाते थे, एक मैम रहती थी, जब हमें प्रैक्टिकल करवाया जाता था, थ्योरी क्लास का कोई ये नहीं था। तो फिर मैंने यही सोचा क्यों ना बच्चों को ऐसी चीज़ यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाए, क्योंकि यहाँ से ज़्यादातर बच्चे या तो देहरादून चले जाते हैं या फिर उत्तरकाशी जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे उन्हें बेटर फैसिलिटीज़ मिल जाती है,
यहाँ पे 1 घंटे की क्लासेस होती थी आपकी उस टाइम पे। अभी भी बहुत सारे संस्थान ऐसे 1 घंटे की क्लास करवाते हैं, उसमें भी कभी उनका अगर चलती है थ्योरी वगैरह थोड़ा समझा दिया आपका तो हो गया, नहीं हुआ तो कोई ये नहीं है। और ज़्यादा उसको हाई लेवल तक नहीं लेके जाते हैं। अब हम मानते हैं कि बच्चों को बेसिक कवर होना चाहिए, बेसिक लेवल से होना चाहिए, लेकिन बाद में आगे क्या? क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों को सुना है जो आते भी है बाद में पढ़ के, वो यही कहते हैं कि सर हमें बस टाइपिंग बताई जाती है या फिर एमएस वर्ड बता देंगे, एमएस एक्सेल बता देंगे, बस हो गया। उसके अलावा थोड़ा बहुत 1-2 फाइल बना दी उसको एडवांस लेवल तक ले जाते हैं ना, उनको कुछ एक्स्ट्रा उसमें चीज़ें करवाई जाती है। तो मैंने यही सोचा कि जितना मैंने नॉलेज कर लिया है और जितना मेरे पास अब डेटा है, मैं बच्चों को कुछ एक्स्ट्रा दे सकता हूँ जो यहाँ पर अभी चीज़ें हैं। और जो हमारा पैटर्न था पुराना, उसी को मैं चाहता था यहाँ पे अप्लाई करूँ, क्योंकि हमारा पैटर्न ये था जब मैं उत्तरकाशी में था तो हम 1 घंटा थ्योरी करवाते थे बच्चों को, 1 घंटा प्रैक्टिकल करवाते थे आप। तो मैं यही चाह रहा था कि बच्चों को थ्योरी और प्रैक्टिकल अलग-अलग दूँ, ताकि पहले वो चीज़ों को समझे कि उन्हें करना क्या है, तब जाके प्रैक्टिकल में उसे अप्लाई करें। तो मैं वही चाहता था, तो उसी के मैं अपने पापा से बात किया तो उन्होंने भी सपोर्ट किया कि आप कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम आपके साथ हैं। और दोस्तों से भी बात की, दोस्त से 1-2 साथ, तो उनसे बात करने के बाद ये फिर स्टार्ट हुआ। तो अभी भी मेरा मोटिव ये है कि बच्चों को जब 1 आध महीना हो जाता है तो उसके बाद उन्हें कुछ एक्स्ट्रा उसमें चीज़ें करने का ये देना चाहिए कि ये नहीं कि उनको टाइपिंग ही थमा दीजिए, आप टाइपिंग कीजिए बस यही है। या फिर एक्सेल एमएस ऑफिस उनका कंप्लीट हो गया तो उसके बाद और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। डीटीपी का कोर्स उसमें आ जाता है आपका, उनको पेज मेकर बताइए, आप कोरल ड्रॉ समझाइए, फोटोशॉप करवाइए। जब ये कंप्लीट हो जाए तो वेब पेज डेवलपिंग के बहुत सारे आपके लैंग्वेजेस हो जाती है, एचटीएमएल हो गया आपका, जावास्क्रिप्ट हो गया, सीएसएस हो गया, इन चीज़ों को भी उन्हें सिखाइए, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन आपने सोचा कि क्यों ना इस स्तर को कुछ और हाँ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाया जाए, ऑर्डिनरी बनाया क्योंकि जाए। लोग इस जो ये फील्ड है आज के ज़माने एआई के ज़माने में, आपको कंप्यूटर आना एक बेसिक स्किल बन जाता जी, है। बिल्कुल। अगर आपको आने वाले समय में कंप्यूटर स्किल नहीं आती है तो आपका जीवन व्यर्थ हो जाएगा, क्योंकि आने वाले समय में आपको नौकरियां वगैरह नहीं मिलने वाली, फिजिकल तो खास करके बिल्कुल भी नहीं। आने वाले 10 सालों में आपको मैं गांव के स्तर पर भी बात बताऊं तो एआई आपकी ज़िंदगी को एक तरीके से उलट पुलट कर देगा। तो आपको उसके लिए पहले ही एडवांस प्रिपेयर रहना कि कंप्यूटर एक बेसिक है, कि जैसे हम 8वीं 10वीं में पढ़ते हैं या फिर एक ग्रेजुएशन करते हैं, तो कंप्यूटर कोर्स आपका अनिवार्य होना चाहिए। अगर आप इस चीज़ को लेके नहीं चल रहे हो तो आप आने वाले भविष्य को नहीं देख पा रहे हो फिर। तो जब आपने ये कंप्यूटर शुरू किया, फिर स्टार्टिंग में क्या फेस करना पड़ा? जैसे कि मैंने तो देखा ही है, जी। तो फिर क्या फेस करना पड़े? देखिए, हम सच बताएं तो स्टार्टिंग में 2-3 बच्चों से ज़्यादा यहाँ पे नहीं थे। जब आ रहे थे बच्चे तो कुछ बच्चे ज़्यादा नहीं थे, लोगों को एक तो पता नहीं था। एडवर्टीजमेंट के लिए हमने छोटे छोटे पोस्टर वगैरह भी बनवा रखे थे, उनको भी किया, लेकिन ये थे कि बच्चों को पता नहीं था चीज़ें। तो बच्चों को यही लग रहा था कि बस वही है जैसे करवाते हैं, टाइपिंग वगैरह हो रहा है, तो कोई ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट भी नहीं लेता था आने में। लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे आए, उन्होंने देखा पढ़ाने का तरीका, थ्योरी प्रैक्टिकल का जो हमारा वे था समझाने का चीज़ों को, तो बच्चे जुड़ते गए हमसे धीरे धीरे। लेकिन मार्केट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि जब कोई आपका नया कंपटीशन आता है, जो पुराने एक तो यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, जो 2-3 है उनमें भी मैंने बहुत सारों को ऐसा देखा है कि फिर वो अपने या तो प्राइसेस डाउन कर देते हैं या फिर कोई नई आपके स्कीम वगैरह निकाल देते हैं जिस वजह से। और गवर्नमेंट में भी देखा है आपने, रिसेंटली 3 महीने का फ्री कोर्स जो चलाया गया था आपका, रिसेंटली यहाँ पे चलाया जा रहा था, तो फ्री के चक्कर में बच्चे ज़्यादा भागते हैं। और मैंने देखा है फ्री के चक्कर में फिर वो पढ़ भी नहीं पाते। हमने खुद 6-6 साल भर का फ्री कोर्स करवाया है बच्चों को, तो हम खुद देखते हैं कि बच्चे जब फ्री के चक्कर में पढ़ते हैं फिर उन्हें लगता है ये चीज़ें बस आपको ऐसी ही सिखाई जा रही है, तो उस चक्कर से बच्चे नहीं पढ़ पाते। तो मेन यही प्रॉब्लम आ रही थी कि बच्चे उधर जा रहे थे, इधर नहीं आ रहे थे, पर हमने छोड़ा नहीं, हमने अपना वो जारी रखा जो हमारा बेसिक था उसको, ठीक है। पर अभी भी हम यही सोचते हैं कि अगर कोई बच्चा एडवांस करना चाहता है, आगे पढ़ना चाहता है, वो हमसे आ सकता है। उनमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं है। पर हाँ, आप अगर आते हो और आपको कीबोर्ड चलाना नहीं आता और आप बोलते हो आप हमें सी लैंग्वेज सिखा दीजिए या जावा सिखा दीजिए, तो वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर आपको पहले बेसिक होना चाहिए, तब जाके हम- बेसिक जैसे कि आपने पहले तो कोचिंग, अब आपने कोचिंग संस्थान भी जी, शुरू कर दिया है। कोचिंग हमने इसलिए की क्योंकि मैंने खुद 1 साल कोचिंग भी की थी। जब मैं आपका कॉलेज में था तो मैं 3-3 चीज़ें, आपका कंप्यूटर भी पढ़ाता था, साथ में अपनी कोचिंग भी करता था और कॉलेज भी था मेरा, तो तीनों मैनेज करता था मैं क्लास में। तो उस टाइम पे मैंने कोचिंग भी की थी, साथ में जो भैया मेरे मामा के लड़के हैं तो उनकी अपनी कोचिंग भी है, केयर कोचिंग सेंटर, तो वहाँ पे भी मैंने काफ़ी टाइम उनके साथ रहा, काम देखा किस तरीके से होता है चीज़ें, और पढ़ा भी मैंने खुद। तो यहाँ पे जब मैं आया तो मैंने देखा कोचिंग सेंटर यहाँ पे बहुत कम है, या फिर जो है मतलब सेंटर मेरे यहाँ पे 1-2 सेंटर जो है यहाँ पे, तो उनसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए, वो कहते हैं कि सर डेटा बहुत ज़्यादा लिखवा देते हैं हमसे,
7-8 पेज एक दिन में लिखवा रहे हैं। बच्चों को जब पूछा जा रहा है तो याद उनको कुछ नहीं हो रहा है चीज़ें। तो मतलब उस वे में बच्चों को समझाया नहीं जाता है, चीज़ों को प्रेजेंट नहीं किया जाता है उनके पास डेटा। देखिए नॉलेज नहीं होता है, अगर पढ़ाने की आप बात करें तो नॉलेज हमें कहीं से भी मिल जाएगा, लेकिन जो टीचर है आपको किस तरीके से वो डेटा प्रेजेंट कर रहा है, आपके दिमाग में कितने लंबे समय तक रहता है, वो इंपॉर्टेंट है। एक वे होता है तरीका पढ़ाने का। नहीं तो लिखवाने के लिए बहुत सारी किताबें आती है आपकी उत्तराखंड की, एक तरफ से आप लिखवाना स्टार्ट कर दीजिए, 6 से 7 पेजेस हो जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मेन ये है जो टीचर आपको बता रहा है, पढ़ा रहा है, आपको कितना समझ में आ रही है वो चीज़ें। टीचिंग सिर्फ नॉलेज से अगर नहीं है, वो वे होता है एक तरीका कि आपको समझ में आ रहा है या समझाना आ रहा है आपको चीज़ें कि नहीं आ रही है। और ये डिपेंड करता है सामने वाले बच्चे कितना इंटरेक्ट कर पाते हैं आपसे, कितना ज़्यादा उनको डेटा आ रहा है, कितना नहीं। और साथ में हम ये भी करते हैं कि सैटरडे प्रैक्टिस सेट उनसे करवाते हैं हमेशा, ताकि वो अपना मूल्यांकन खुद कर सकें कि भाई जो मैं यहाँ पे 1 महीना 2 महीना जितना रहा हूँ, तो मैं कितना प्रोग्रेस मैंने किया है, मेरे कितने नंबर बढ़ रहे हैं, चीज़ें क्या हो रही है, मुझे आ रहा है कुछ कि नहीं आ रहा है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि डेटा उतना रखूँ जितना उनको समझ में आ जाए, और थोड़ा थोड़ा करके हर चीज़ को रेफरेंस ले करके हर जगह से, और एट्रैक्टिव वे में एक अलग तरीके से उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ, ताकि उनके दिमाग में बैठे और लंबे समय तक याद रहे। आप यहाँ पर क्या क्या पढ़ाते हो, उत्तराखंड जी, या जी। हिस्ट्री, पॉलिटिकल अभी ज्योग्राफी, तो हमारा या जो आप जैसे कि यूके ट्रिपल एससी, या फिर राज्य स्तर पर ही हो, या फिर सेंटर की भी तैयारी करो? अभी तो राज्य स्तरीय पे हम फिलहाल राज्य स्तर पे ही है। राज्य स्तर पे हमारा उत्तराखंड हो गया आप लोगों का। उत्तराखंड जो आपका डिस्ट्रिक्ट सीरीज़ हमारा चल रहा है करंटली, उसके साथ जो उत्तराखंड हिस्ट्री है उसको हमने जस्ट ही स्टार्ट किया है। दूसरा हिस्ट्री और पॉलिटी, क्योंकि ये मेरा कॉलेज में भी सब्जेक्ट रहा था, उसमें भी हिस्ट्री मेरा खासकर फेवरेट सब्जेक्ट था। आप लोग बहुत सारे बोलेंगे हिस्ट्री कैसे फेवरेट हो सकता है, बोरिंग सब्जेक्ट है, बट मुझे इंटरेस्ट आती थी उसको पढ़ने में, उसमें जो चीज़ें होती थी। तो मेरा जो मैंने एमए भी किया है वो भी मेरा हिस्ट्री से ही है, तो वो चीज़ें फिर थोड़ा सा मेरे लिए आसान बन जाती है कि मेरा पहले का रहा है, तो हिस्ट्री पॉलिटी थोड़ा सा मेरे लिए ईजी बन जाता है। तो आपका यही अभी हिस्ट्री पॉलिटी चल रहा है। इसके साथ साथ में जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हमारा रीजनिंग का भी है, और साथ में जो हिंदी है आपका, क्योंकि मेन आपका जो ग्रुप सी में है, ये 2 सब्जेक्ट का बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है। एक आपका उत्तराखंड का है, दूसरा आपका हिंदी का है। 20 नंबर हिंदी से आपके, 40 नंबर उत्तराखंड से हो गए जो आपके। तो अभी हम मेन इसको लेके चल रहे हैं कि बच्चों का पहले ये बेस क्लियर हो जाए, बाकी जो उसमें बच जाएगा जैसे कंप्यूटर हो गया, रीजनिंग हो गया, तो थोड़ा बहुत जो मैथ वगैरह का होता है उसको हम बाद में क्लियर करें, क्योंकि उसका उतना ज़्यादा वॉल्यूम है। ऐसा नहीं कि इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंट है वो पोर्शन, लेकिन बेस में आपका मेन उत्तराखंड की अगर आप तैयारी करो तो उत्तराखंड हो गया, हिंदी हो गया, आपका हिस्ट्री पॉलिटी, ये आपका मेन बन जाता है उसमें। आपने जैसे कि अभी सर ने बताया कि जो आपका उत्तराखंड है वो बहुत ही अद्भुत है। मैं जब उत्तराखंड की तैयारी की थी, तो जब मैंने उत्तराखंड पढ़ना शुरू किया था, परीक्षा वाणी से स्टार्ट किया था, तो बहुत सारी किताबें आप ले सकते हो, फिर इंटरेस्ट जैसा आपका जागे तो उत्तराखंड परीक्षा वाणी एक बेसिक सी होती है। जब मैंने उसको पढ़ना शुरू किया तो मुझे एक एहसास हुआ कि मेरे प्रदेश में ही इतनी सारी चीज़ें हैं कि मैं आज तक कहाँ था, मतलब मैं उन चीज़ों के बारे में तो जानता तक नहीं था कि हमारे उत्तरकाशी में ये है, चमोली में ये है, या फिर रुद्रप्रयाग में ऐसी ऐसी चीज़ें सामने निकल कर आई। जब मैंने उसमें रिसर्च की या फिर पढ़ना शुरू किया तो मुझे बहुत आनंद की अनुभूति हुई कि हाँ यार, ऐसे ही देवभूमि को देवभूमि नहीं कहा जाता है। एक तो मुंह से निकलता है कि देवभूमि, और जब आप उत्तराखंड की तैयारी करते हो तब वो फील होता है, आपको पता होता है कि मैं देवभूमि किस स्तर से कह रहा हूँ, क्या है हमारे पास ऐसे सोर्सेज जिससे हम देवभूमि बन जाते हैं। तो जब मैंने वो पढ़ना शुरू किया था तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। और मैं एक और दरख्वास्त करना चाहता हूँ सरकार से भी कि इसको आप हमारे कोर्स में डालिए। ये सब्जेक्ट जो उत्तराखंड है, परीक्षा वाणी का जितना भी कोर्सेज है, इसकी एक क्लास होनी चाहिए। वो हमें पता तो हम इस प्रदेश में रह रहे हैं, हमें जो शिक्षा स्तर है हमें पता ही नहीं है, अपने क्षेत्र का ही पता ही नहीं है। तो बाहर हमें इतिहास पढ़ाया जाता है, ये पढ़ाया जाता है, वो पढ़ाया जाता है, इंडियन हिस्ट्री पढ़ाई जाती है। तो इंडियन हिस्ट्री के साथ साथ मैं चाहता हूँ कि राज्य की हिस्ट्री भी उतनी ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। जब तक आप अपनी पृष्ठभूमि से नहीं जुड़ पाओगे तो तब तक आपका वो अद्भुत वो एहसास नहीं निकलेगा आपका। आप इस पर क्या कहना चाहते हो कि मतलब जो उत्तराखंड है वो हमारे कोर्सेज में होना चाहिए कि? बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो उत्तराखंड का अपने आप में एक बहुत बड़ा गौरवपूर्ण इतिहास है, और जो हमारे राज्य के बच्चे हैं एटलीस्ट उन सबको उत्तराखंड का इतिहास हो गया, उत्तराखंड के बारे में चीज़ें पढ़नी चाहिए। मैंने जब खुद स्टार्टिंग में पढ़ाना स्टार्ट किया तो बहुत सारे बच्चों को अपने ही जनपद की
बेसिक जानकारियाँ नहीं पता थी। उनको बहुत सारी ऐसी नई रोचक चीज़ें पता चल रही थी जो पहले उन्होंने सुनी नहीं थी। कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये पर्वत कैसे आ गया, स्वर्गारोहिणी पर्वत कैसे उत्तरकाशी में आपका, या फिर आपके बालकिल्य पर्वत कहाँ है, ये चीज़ें क्या होती है। बहुत सारे यहाँ पे अलग अलग मंदिरें हो गई, क्या क्या उनका ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है बहुत बड़ी आपकी। तो बहुत सारे बच्चे फिर वो हो रहे थे कि हाँ कुछ ऐसी चीज़ें भी। तो धीरे धीरे उनका खुद इंटरेस्ट बढ़ा, खुद रिसर्च करके लाने लगे, हाँ सर ये चीज़ें ऐसी भी है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे, कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं कि आपने पढ़ा दे कि चलो संतुष्ट हो गया उतने में, लेकिन कुछ कुछ बच्चे होते हैं जो क्वेश्चनेबल होते हैं, क्वेश्चन करते हैं और चीज़ों को फिर खुद से भी ढूंढ के पता करके लाते कि ये चीज़ कैसे है। तो उन्हें धीरे धीरे फिर पता चलता है कि हाँ ये चीज़ें भी हमारे प्रदेश में हैं। और जो उत्तराखंड है ये आपके आस्था की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप देखा जाए देवभूमि हमारी उत्तराखंड, ठीक है। आप जब इतिहास पढ़ोगे तो आप देखोगे इसके कहीं ना कहीं तार हमारी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि जो आपकी धार्मिक ग्रंथ है हमारे उनसे जुड़ी हुई है। चाहे वो महाभारत हो हमारी, चाहे रामायण है, उनमें कहीं ना कहीं आपको उत्तराखंड का अवश्य जिक्र मिलेगा, ठीक है। अलग अलग चीज़ें इसमें, जैसे आपका हरिद्वार का कनखल है जगह, एक डायरेक्ट आपका महादेव से कनेक्ट करता है, जो आपकी माता सती हुई थी आपकी वहाँ पे अग्निकुंड में, वहीं पे आपका दक्षेश्वर महादेव मंदिर हो गया। ऐसी तमाम चीज़ें हैं आपकी जो उत्तराखंड में आपके खासकर जो हमारे यहाँ के लोग हैं उनको तो ज़रूर इतिहास ज़रूर पढ़ना चाहिए। और बहुत सारे हमारे जो पहले के हमारे जो यहाँ पे जो जनजातियाँ निवास करती थी या जो प्रजातियाँ आपकी अलग अलग टाइप की थी उनके बारे में आपको पता होनी चाहिए जानकारी। और उत्तराखंड के बच्चों के लिए उत्तराखंड कंपलसरी होना चाहिए उनके सिलेबस में, चाहे वो आपके 12th तक के कोर्स में हो या फिर आप उनके ग्रेजुएशन में डालिए, पर ज़रूर उसको होना चाहिए उत्तराखंड। मैं तो ये कहूँगा कि आप उसको बेसिक में डालिए। बेसिक जब आप 5वीं या फिर शिशु से ही आप शिशु बिल्कुल। प्रथम या नर्सरी से ही उसको उत्तराखंड के कुछ ऐसे धार्मिक स्थल के बारे में पढ़ाना शुरू कर दीजिए। अब आप कहोगे कि शिशु से उसको क्या पढ़ाया जाए, उसको ऐसे पिक्चर डाली जाए सब्जेक्ट में कि जैसे उत्तरकाशी का मैप डाला जाए, जितने भी हमारे स्टेट हैं उन सब के मैप डाले जाए, कम से कम उसको जनपद के नाम तो पता हो। अब ये जनपद जो ये उत्तराखंड है इसका एक अद्भुत इतिहास रहा है, चाहे वो धार्मिक दृष्टिकोण से रहा, आस्था की दृष्टिकोण या फिर राजनीतिक और सामाजिक कहो, ऐतिहासिक या फिर हिस्ट्री के तौर पे कहो। क्योंकि ये राज्य हमें जो मिला था ये इतना आसानी से नहीं मिला था, इसके लिए बहुत सारे बलिदान हमारे जो आंदोलनकारी उत्तराखंड क्रांति दल के रहे हैं उन्होंने दिया था। उस पृष्ठभूमि से जब आप जुड़ोगे तभी आप जय पहाड़ी का मतलब समझ पाओगे कि जय पहाड़ी क्यों कहा जाता है। और हमारा जो इतिहास सर ने बताया कि वो बहुत ही अद्भुत इतिहास है, गौरवशाली इतिहास रहा है। जैसा आप इंडियन हिस्ट्री का इतिहास पढ़ते हैं कि मुगलों के साथ राणा जी, महाराणा प्रताप, जो भी बड़े बड़े योद्धा हुए हैं उन्होंने किस तरीके से युद्ध लड़ा, फिर ये अंग्रेजों से गुलामी से हम कैसे मुक्त हुए। चाहे आप गांधी जी को लेके चलो, संविधान को लेके चले, बाबा साहब अम्बेडकर को लेके चलें, तो जब उनका इतिहास पढ़ते हैं तो वहाँ से एक गौरव की अनुभूति होती है। तो उत्तराखंड का इतिहास भी कुछ इसी प्रकार से है। हम पहले उत्तर प्रदेश में थे, फिर हम पहाड़ी राज्य के तौर पर एक नई पहचान बननी, हमें लगा कि हमारी कहीं ना कहीं संप्रभुता को ठेस पहुँच रही थी कि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा स्टेट था कि वहाँ हमारा मतलब उतना ध्यान नहीं रखा जा रहा था कि हम अपने जो भौगोलिक स्तर है, जान पहचान को खो रहे थे। फिर जब उससे पहले जब 1979 के समथिंग उत्तराखंड क्रांति दल बना था शायद, एग्जैक्ट तो मैं नहीं बता पाऊँगा आपको। उसी के पृष्ठभूमि से जब वो आंदोलनकारियों को लगा कि हाँ यार हमें अब हम अपने लिए कुछ लड़ना होगा, संघर्ष करना होगा अपनी पृष्ठभूमि के लिए, तो फिर 2000 में उत्तराखंड तैयार हुआ। तो इसके लिए बहुत सारी जानी गई है। अब चाहे मसूरी खटीमा कांड लगा लो आप, मसूरी का कांड हुआ था और एक दो और कांड भी हुए थे, एग्जैक्ट तो नहीं बता पा रहा हूँ। तो कई जानी गई है इस प्रदेश को। ऐसे ही ये प्रदेश किसी ने भेंट नहीं किया, हमने संघर्ष और बलिदान से इस प्रदेश को लिया है। और फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो ये राजनीतिक स्तर है आज प्रदेश का, 25 साल पूरे हुए हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है कि 25 साल की जो रूपरेखा थी, जिस प्रकार से इस प्रदेश को होना चाहिए था, जो आंदोलनकारियों ने जो रूपरेखा तैयार की थी, उस पर लगता है आपको कि खरा उतरा है हमारा उत्तराखंड? जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा ये उत्तराखंड राज्य बना है, ये किस प्रकार बना है ये सभी लोगों को पता होना चाहिए।
क्योंकि जो आजकल की जनरेशन, आजकल के बच्चों को नहीं पता है कि उस समय के लोगों ने कितने आंदोलन किए। जेन जी जनरेशन जो जी, कि बिल्कुल। अक्सर नेट पे सर्च करके वो निकाल लेते हैं कि हाँ इसका, क्योंकि वो एक कोड को डिकोड करना चाहते हैं, वो उस रूपरेखा में नहीं जाना चाहते कि ये कहाँ से आ रहा है, क्या आ रहा है, ये उनको मैटर नहीं करता। वो सीधा सिंपल से कि इतना इतना क्वेश्चन है तो इसका सिंपल सा मतलब है। वो यही यही बिल्कुल। आजकल जेन जी जनरेशन है। तो उनको ये पता होना चाहिए कि ये राज्य किस तरीके से बना, हमारे जो पहले के लोग थे उन्होंने कितने आंदोलन किए, क्या क्या यहाँ पर संघर्ष हुए हैं, तब जाके ये राज्य हमें मिला है। तत्कालीन सरकार ने पूरी मुमकिन कोशिश की कि इस आंदोलन को दबाया जाए, पर हमारा जो ये पर्वतीय राज्य है ये ना बन पाए। उस टाइम पे भी जो मेन प्रॉब्लम ये थी कि हम थे तो किसी राज्य का हिस्सा, पर जो हमारा पर्वतीय भूभाग था उसके कारण हर बार यहाँ की अवहेलना होती रही। यहाँ पे आपका विकास उस स्तर का नहीं हो पाता था, जो केंद्र में बैठे हुए लोग थे यहाँ पर नहीं थे आपके, जिस कारण लगातार जो यहाँ पे विकास उस तरीके से नहीं हो पा रहा था और यहाँ के लोगों को हमेशा क्या आपके साइड लाइन कर दिया जाता था। जिस कारण फिर बाद में यहाँ के लोगों ने समझा कि जो सरकार है वो किस तरीके से हमारे साथ भेदभाव कर रही है, तब जाके ये आंदोलन स्टार्ट हुआ। अलग अलग लोगों ने इसको शुरू किया, बहुत सारे प्रतिनिधि मिले इसको, और ऐसे बहुत सारे लोग जिनके नाम शायद आपने सुने भी नहीं है, उन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं इस राज्य को बनाने के लिए। तो आपको अवश्य पता होना चाहिए कि राज्य किस तरीके से बना हुआ है। और अभी तक की अगर मैं बात करूँ तो जो मंशा रही थी उस समय के लोगों को राज्य बनाने की, वो अभी तक पूरा होते हुए दूर दूर तक कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। जो हमारे राज्य का विकास जिस तरीके से होना चाहिए था, यहाँ पर जो प्रशासन व्यवस्था होनी चाहिए थी यहाँ पर, वो देखने को नहीं मिल रही है। क्योंकि अब लोग क्या करते हैं, जब आप देखो पेपर लीक होता है तो बच्चे उसमें जाते हैं कि पेपर लीक हो रहा है उसके लिए लड़ते हैं, लेकिन वहीं जब हम सशक्त भू कानून के लिए होता है तो वहाँ पर हमें बच्चे ज़्यादा देखने को नहीं मिलते हैं, वहाँ पे बुजुर्ग लोग जा रहे हैं हमारे, वही देखने को मिल रहे हैं। तो हमें भी ये समझना चाहिए ये क्यों ज़रूरी है। धीरे धीरे जो है हमारा भूभाग तबाह होता जा रहा है, बाहरी लोग आकर यहाँ पर इंडस्ट्री लगा रहे हैं, अपना वो करें। मैं ये नहीं कहता वो नहीं होना चाहिए, पर वो इस हद तक भी ना हो जिस कारण ये राज्य हमने बसाया था, ताकि यहाँ की जो चीज़ें हम सुरक्षित रख पाएँ, खनिज संपदा हम सुरक्षित रख पाएँ, वो सारी क्षय हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि अगर है यहाँ पे तो सभी को ये पता होना चाहिए भाई कि ये क्यों बना था और इसकी मंशा क्या थी सबसे पहले, तभी जाकर हम कुछ कर पाएंगे इसके लिए। नहीं तो आज अगर करंट की हम दशा देखें तो जो उन लोगों के भाई विचार थे उस पर कहीं भी उत्तराखंड अभी तक खरा नहीं उतर रहा है। इसके लिए सरकार भी कारण है और जो यहाँ के नागरिक हैं वो भी कारण है, क्योंकि उन्होंने उस तरीके से उस स्तर तक नहीं अपनी बातें पहुँचाई है सरकार तक। क्योंकि और कहीं ना कहीं हम देखें, सरकार तभी वो चीज़ें करती है जब आप अपनी विचार उस तक पहुँचाओगे। अगर आप आवाज़ नहीं उठाते हो तो विकास बस उसी गति से होता जाता है। हमारे नेता केवल अपनी खाना पूर्ति करते हैं कि हमें बस किसी तरीके से कहीं लगाना है, हमारा प्रॉफिट निकले, बस वहीं तक आपकी लिमिटेड हो जाती है उनकी सोच। लेकिन अगर आप आवाज़ उठाओगे अपने क्षेत्र के लिए, उसके विकास के लिए, चीज़ों के लिए, तब जाकर कहीं ना कहीं वो उस पर विचार करना प्रारंभ करते हैं। और जैसे कि मैंने देखा है कि जब उत्तराखंड क्रांति दल जो आज धरातल पर मैं देखता हूँ उसकी पृष्ठभूमि तो कहीं नज़र नहीं आता है। आज हमारा जो विधानसभा है 70-72 सीटें हैं, तो उसमें से एक भी विधायक उत्तराखंड क्रांति दल का नहीं है, उस विचारधारा का नहीं है जो उस पृष्ठभूमि से आता है, जो जिसने वो आंदोलन शुरू किया था उत्तराखंड को अलग बनाने की जो कोशिश थी। आज उस पृष्ठभूमि से हमारा जो विधानसभा है, चाहे उस टाइम जो सबसे बड़ा जो मुद्दा रहा था कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए थी। कई लोग बोलोगे कि मेरे तो उत्तरकाशी वाले बोलेंगे कि मेरे तो देहरादून नज़दीक है, अब मैं गैरसैंण के लिए क्यों लड़ूं, या फिर उनका मूल उद्देश्य ये था कि पहाड़ की राजधानी पहाड़ में होनी चाहिए। पहाड़ की राजधानी जब पहाड़ में होगी तो जब आप पहाड़ी इस क्षेत्र में रहोगे तो तब आपको नज़र आएगा कि यहाँ की समस्याएं क्या है, तब आप उससे रूबरू हो पाएंगे। नहीं तो आप एक शहरी इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हो, वहाँ पर आपको आसानी से सब कुछ चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, ना आपकी रोड टूट रही है प्लेन्स में, ना आपके इतनी बारिश हो रही है कि बाढ़ आ जाए वहाँ पर ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये बाढ़ बूढ़ का तो ज़्यादा खतरा रहता है प्लेन्सों में। लेकिन वहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो आपको बहुत ईजी से उपलब्ध हो जाएगी, लेकिन आप यहाँ पर अगर कुछ ऐसी डिमांड करते हो तो यहाँ पर वो चीज़ आपको इतनी आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाएगी। तो इसका जो गैरसैंण राजधानी का जो मूल मुद्दा रहा है, ये है कि आप उस पृष्ठभूमि को समझ पाए, पहाड़ की जो समस्याएं हैं, मूलभूत समस्याएं हैं, उनको समझ पाओगे। जब आप समझ पाओगे तभी आप उसके लिए लड़ पाओगे, और नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं क्यों गैरसैंण कह रहा हूँ, ठीक तो है, यहाँ कर देते हैं, वहाँ कर देते हैं। तो ये जो फैसिलिटीज़ है, जब उत्तराखंड बना था
तो हमारे नेताओं ने अपने हिसाब से ही उसको डिज़ाइन किया कि क्योंकि उनको वहाँ हाँ, जाना नहीं था, कंफर्टेबल। वहाँ जाना नहीं था, उनके लिए कंफर्टेबल था कि बढ़िया से यहाँ देहरादून। और उन्होंने देखिए आप पहले देहरादून की स्थिति क्या थी 2000 में, आज देहरादून कहाँ आ गया, पूरा मसूरी वाला क्षेत्र कवर कर लिया है। उसे धीरे धीरे हमारे जो सबसे मूलभूत जो चीज़ें हैं यहाँ पर वो हमारे पेड़ हैं, जो पेड़ है पहाड़ों पर, जो पेड़ है, ये स्वच्छ हवा है, इसकी जो ताजगी है, यही हमारा सबसे बड़ा मूल, मैं कहूँगा तो मूल रत्न है हमारा, कि हम स्वच्छ हवा ले पाते हैं, स्वच्छ पानी पी पाते हैं, स्वच्छ चीज़ों में रह पाते हैं, आनंदित, अच्छी धूप आती है, सब कुछ है। लेकिन आप उस चीज़ को तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आप इस इतिहास से नहीं जुड़ोगे। इतिहास से जुड़ना इसलिए ज़रूरी है, फिर आपको मतलब पता लगेगा कि हाँ ये चीज़ें क्यों थी, कैसी थी, इसलिए थी। तो अब हम इस आज की चर्चा को यहीं पर समाप्त करते हैं, और सर का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, ठीक है। और ये आगे इनका कोचिंग संस्थान अगर आपको आना है तो आप आइए चिन्याली सौड़ में। और जितना जल्दी आप आना चाहो उतने जल्दी, क्योंकि आप तब बेसिक से जुड़ पाओगे। क्योंकि अगर आप आधे रास्ते में चढ़ोगे फिर आपको पिछला ज्ञान नहीं होगा उतना। अगर आप स्टार्टिंग से हमारे साथ रहोगे तो आपके लिए भी अच्छा होगा वो। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप आ सकते हैं, यहीं आपका पास में ही जस्ट चिन्याली। मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड उत्तरकाशी चिन्याली सौड़ में सुलिठांग एक छोटा सा मार्केट है, और वहाँ पर रमोला भवन, आप किसी से भी पूछोगे कहाँ पर है, विद्या मंदिर के गली के पास जस्ट ऊपर, ऊपर वाली बिल्डिंग में आपको नज़र आ जाएगा। बाहर आपको शिक्षा संस्थान मिल जाएगा लिखा हुआ। तो आप आइए, और सर के यहाँ जिस हिसाब से इनका व्यक्तित्व में बात करूँ तो बहुत अच्छा लर्निंग करवाते हैं। मैंने खुद देखा है कई बार, बच्चों से रिव्यूज़ लिए हैं कि कैसा पढ़ाते हैं, क्या है, तो उनको भली भांति समझ में आता है। अगर आपको कुछ चीज़ समझ में आ रही है तो वहाँ पर आपको इन्वेस्ट करने से नहीं डरना चाहिए कि फ़ीस क्या है क्या नहीं है। बेसिक फ़ीस है, ऐसे कुछ नहीं है कि यहाँ पर कुछ अलग लिया जा रहा है। मैं कहूँगा कि बाकी कोचिंग संस्थानों से अच्छा ही लिया जा रहा होगा, क्योंकि उसमें आपको क्या है कि सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मीन्स कि अगर आप कंप्यूटर का कोर्स करना चाहो तो कंप्यूटर भी हो जाएगा आपका साथ साथ में, और अगर आप उत्तराखंड की तैयारियां वगैरह करते हो तो वो भी यहाँ पर उपलब्ध है। तो एक ही जगह पे दोनों चीज़ें उपलब्ध है, तो इससे अच्छा क्या हो सकता है मेरे लिए, मेरे हिसाब से। तो ठीक है, अगर आपको हमारा ब्लॉग अच्छा लगा हो, आज का ये जो चर्चा का विषय था नववर्ष पर, अगर आपको अच्छा लगा आप लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, और आप और लोगों को भी शेयर करोगे वीडियो तो क्या होगा कि हमारा चैनल बढ़ेगा, तो हम आपकी आवाज़ को और बुलंदी से उठा पाएंगे। ठीक है, तो धन्यवाद।